टीरी कशर एहसास कश्मीर का। ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाजरा। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम फैब्रिक के बादशाह सिल्क की बात करेंगे, क्योंकि हमारे जे.एन.के में सिल्क की इंडस्ट्री सदियों पुरानी मशहूर है। नाज़रीन, इस सिल्क के बारे में, कश्मीर सिल्क के बारे में ख़ास तौर से ये कह दूँ कि इसका जिक्र हज़ारों साल पुराने लिखे कुछ धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, और ये भी कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश और अमेरिकन मिलिट्री के पैराशूट्स के लिए सिल्क कश्मीर से ही जाता था। इससे ये पता चलता है कि हमारा सिल्क दुनिया में पहले ही कितना मशहूर था। आज के इस एपिसोड में हम सिल्क की सनत और सिल्क से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इस सिलसिले में आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डायरेक्टर सेरिकल्चर मंजूर कादरी साहब। मंजूर साहब, खुश आमदीद है आपका प्रोग्राम है। मंजूर साहब, ये जो हमारी सिल्क की इंडस्ट्री है जे.एन.के में, ये बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है। अब हमारा इसमें ऑलरेडी इतनी मशहूरी है और इतना एक्सपीरियंस है हमारा इतने सालों का। आज की डेट में हमारी सिल्क इंडस्ट्री का मयार कहाँ है और वेयर डू वी स्टैंड? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में अपना जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में बताने के लिए। जहां तक सिल्क का ताल्लुक है, कश्मीर में इसका जो माजी है बहुत पुराना है जी। तो अगर हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर 1889 में एस्टैब्लिश किया गया कश्मीर में, और जम्मू में 1909 में इस डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया गया। तब से ये डिपार्टमेंट चल रहा है, और इस डिपार्टमेंट का जो काम है वो मल्टी प्रोंग्ड है जी। पहले मैं बात करूंगा कि जो सिल्क है, सिल्क की हमारे पास दो किस्में हैं। एक को हम कहते हैं मल्टीवोल्टीन, दूसरे को कहते हैं बाईवोल्टीन। मंजूर साहब, इस पर बात करेंगे हम यूनिवोल्टीन और बाईवोल्टीन की। लेकिन मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि आज की डेट में हम सिल्क के इंडस्ट्री में कहां स्टैंड करते हैं? वही उसी के लिए जी, मैं जी। ये जो इसका बैकग्राउंड बताना उसी के लिए जरूरी जी, है जी। कि इसमें दो किस्में हैं हमारे पास, एक मल्टीवोल्टीन और एक बाईवोल्टीन। जी। मल्टीवोल्टीन सिल्क जो है वो मुल्क की बाकी रियासतों में होता है। अच्छा। तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास जो बाईवोल्टीन सिल्क होती जी। है, और अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटी में बाईवोल्टीन सिल्क ही सबसे आला मयार की मानी जाती है, क्योंकि ये साल में सिर्फ 2 बार इसकी काश्त होती है, इसकी रियरिंग होती है। और जब हम सिल्क की बात करेंगे, इसके लिए एक कीड़े का होना बहुत जरूरी है जी। एक कीड़ा जिसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी। वो कीड़ा जब हम पालते हैं, जब वो अपना जो लाइफ कंप्लीट, अपनी उम्र मुकम्मल करता है, तो उसके बाद वो अपने मुंह से एक प्रोटीन खारिज करता है। वो प्रोटीन धागे की शक्ल में उसके पूरे बदन के बाहर एक कोकून बनाता है जी। और जब वो सिल्क हमें बनाना है, उसके लिए उस कीड़े का मारना बहुत जरूरी है। नहीं, वो हो गया सर प्रोसेस मंजूर साहब। लेकिन हमारी सन्नत, मैं सन्नत की बात कर रहा था, आज की डेट में हम कहां स्टैंड करते हैं? जो हमारी पुरानी शोहरत थी, क्या हम उसको कायम रख पाए हैं, या उसको मजीद इजाफा करने के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं? जी, जहां तक इस रेशम की सन्नत का ताल्लुक है, इसमें 2 मराहिल हैं जी। एक मरहला इसमें कीड़े पालने का है जी। काश्तकार को, या जिसको हम किरमकश कहते हैं, उसको महकमा बीज फराहम करता है। वो बीज फराहम करने के बाद फिर वो उनकी रियरिंग करता है कीड़ों की। तो अल्टीमेटली जो उसका कोकून बनता है, वो कोकून की फिर ऑक्शनिंग हो जाती है मार्केट में। 1989 तक ये जो सारा कोकून था, ये गवर्नमेंट मोनोपोली के तहत था। सारा कोकून गवर्नमेंट खरीदता था, सरकार खरीदती थी, और फिर जो यहां पर जेकेआई के फिलेचर्स थे, उनमें उसकी रीलिंग होती थी, जिसको रेशम खाने के नाम से जाना जाता है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता
देता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। लेकिन 1989 में गवर्नमेंट ने इसको डिमोनोपलाइज किया। इस पर सरकार का जो वो कंट्रोल था वो खत्म कर दिया। अब ये ओपन ऑक्शन के जरिए से, चाहे जम्मू कश्मीर के या मुल्क की बाहर की रियासतों से बायर्स आके उस कोकून को खरीदते हैं। जो यहां के लोग, यहां के रीलर्स इस कोकून को खरीदते हैं, वो इसकी रीलिंग यहां पर करते हैं, फिर वीविंग करते हैं, फिर उस कपड़े को बेचते हैं। नहीं, जो लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, क्या उनके लिए इकोनॉमिकली वायबल रहा है? मैं उसी पर आ रहा जी हूं। जी। अगर हम ये कोकून सिर्फ यहां पर बेच के बाहर की रियासत का जो खरीदार है इसको खरीदेगा, उससे इस किसान को, किरमकश को, उस कोकून की कीमत तो मिल जाएगी, लेकिन जो उसका जो इकोनॉमी पर उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए वो नहीं पड़ता है। अच्छा। इसलिए डिपार्टमेंट की कोशिश है कि हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा रीलिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश करें। जी। अब मैं उसकी तरफ आता हूं जो आपका बेसिक टॉपिक है कि जो सिल्कवर्म रियरिंग है इसका क्या इंपैक्ट है यहां की इकोनॉमी पर। जी। अगर हम देखेंगे आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, जिस वक्त एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स जो थे बहुत लिमिटेड थे, एक ही क्रॉप होता था जो ये कोकून्स किरमकश बनाते थे घरों में, फिर उसको बेच के वहां से उनको पैसा मिलता था। लेकिन जो ही एग्रीकल्चर ने, हॉर्टिकल्चर ने तरक्की की, तो उसमें किसान को अब और भी जरियों से पैसा आने लगा, उसकी आमदनी में इजाफा आने लगा। तो जो सेरिकल्चर है ये एक फुल टाइम जॉब नहीं है, बल्कि ये एक सब्सिडरी काम है। ये एक सब्सिडरी काम है। पहले ये फुल टाइम हुआ करता था? नहीं, फुल टाइम ये कभी नहीं हुआ करता था, क्योंकि जो सिल्कवर्म रियरिंग है ये सिर्फ 25 दिन का काम है। अच्छा। 2 बार हम रियरिंग करते हैं तो एक साल में 50 दिन का ये काम है। तो बाकी जो पीरियड है इस किसान का, उसके लिए वो बाकी काम करता है, क्योंकि जो हमारे किसान है वो सिर्फ यही किरमकशी नहीं करते हैं, बल्कि वो हॉर्टिकल्चर के साथ, वो एग्रीकल्चर के साथ, एनिमल हस्बेंड्री के साथ, शीप हस्बेंड्री के साथ भी वाबस्ता हैं। तो ये उनकी आमदनी में इजाफा करने का एक जरिया है। जी जी जी। तो यहां पर हमारा जो कंजम्पशन है, सीड का कंजम्पशन, वो है 25 लाख DFLs, उनको हम कहते हैं डिजीज फ्री लेइंग्स। 25 लाख DFLs हमारा सीड का कंजम्पशन है। तो इस वक्त इस जम्मू कश्मीर में 27,000 लोग इस सनत के साथ वाबस्ता हैं, जो रियरर्स हैं, जो किरमकश हैं जी। और हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है वो 810-850 के बीच में, 810 और 850 मीट्रिक टन के बीच में हमारी प्रोडक्शन है सिल्क की, एनिमल नहीं, कोकून की जी। और उससे हमें जो सिल्क पैदा होता है वो लगभग 120 मीट्रिक टन है। यानी हमारी जो रॉ सिल्क की प्रोडक्शन है वो 120 मीट्रिक टन है। अगर हम पूरे दुनिया की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, तो चाइना इसमें नंबर 1 पर है। चाइना कंपटीटर है हमारा इसमें। तो इंडिया में, पूरे इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो 35,000 मीट्रिक टन है इस सिल्क की जी। रॉ सिल्क की पूरी इंडिया में प्रोडक्शन है 35,000 मीट्रिक टन। ये जो मंजूर साहब हमारे यहाँ कोकून प्रोडक्शन होती है, जिनको आप कहते हैं हमारे किरमकश जो इससे वाबस्ता हैं वो बनाते हैं, ये सारे कोकून से जो सिल्क मिलता है ये हम यही बनाते हैं या हम यहाँ कोकून ही बेच देते हैं बाहर? उसी की मैं बात कर रहा हूं। जब यहां पर हमारा जो कोकून ऑक्शन मार्केट लगता है उसमें वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटका से बायर्स आते हैं, वो यहां पर खरीदते हैं। इसके अलावा हमारी जो जम्मू कश्मीर के भी रीलर्स हैं, जिनके पास इसकी फैक्ट्रीज हैं, रीलिंग यूनिट्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हुकूमत की जो एक कॉरपोरेशन है, JKI जिसको कहते हैं, जो JK इंडस्ट्रीज, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो भी ये कोकून खरीदते हैं। फिर जो यहां के रीलर्स हैं वो इसमें फिर रीलिंग करके फिर कपड़ा बनाते हैं, फिर उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट आता है यहां की इकोनॉमी पर,
وہ زیادہ آتا ہے. منظور صاحب کتنے ریلنگ یونٹس ہوں گے ہمارے یہاں؟ یہاں پر ہمارے پاس اس وقت فنکشنل یونٹس 11 ہیں ریلنگ یونٹس. تو پرائیویٹ سیکٹر میں یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا. جی. اگر کوئی بھی شخص اپنا ریلنگ یونٹ اسٹیبلش کرنا چاہے گا اس کو محکمے کی طرف سے 90% جو ہے سبسڈی فراہم کی جائے گی. 90% سبسڈی پر سلک سمگرا ایک اسکیم ہے، سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم. اس میں کوئی بھی شخص انٹرپرنر یہ ریلنگ یونٹ اسٹیبلش کرنا چاہے گا اس کو ہم 90% سبسڈی دیتے ہیں، صرف 10% اس کو اپنا اس میں کیپٹل انویسٹمنٹ کرنا. جی. اس کے علاوہ جب وہ پھر پروڈکشن فیز میں آئے گا جی. اس وقت بھی ہم اس کو کنٹینیوسلی کوکون بینک کی سہولت فراہم کرتے ہیں، جس میں ہم اس کو 70% ورکنگ کیپٹل دیتے ہیں. 30% ورکنگ کیپٹل اس کو اپنا انویسٹ کرنا ہے سال کے لیے، کیونکہ جو باہر کی سٹیٹس باقی سٹیٹس ہیں ملک کی ان میں سال بھر یہ ریئرنگ چلتی ہے، 5 6 10 کراپس بھی کہیں کہیں پر نکل جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس صرف 2 کراپس ہیں، اس لیے صرف 2 بار یہاں پر مارکیٹ لگتا ہے. تو جو یہ ریلر ہے اس کو ایک جو اپنا ورکنگ کیپٹل ہے وہ سال بھر کے لیے اس کو خریدنا پڑتا ہے. لیکن جو باہر کی سٹیٹس ہے وہ جو باقی سال بھر ان کا جو چلتا رہتا ہے مارکیٹ، اس لیے ان کو ورکنگ کیپٹل کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. منظور صاحب ہمارے JNK میں ڈسٹرکٹ کافی سارے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں یہ سلک کا ہوتا ہے کام؟ جی ہاں، لگ بھگ ہمارے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جو یہ سلک ورم ریئررز ہیں تو اس میں ہمارے پاس 6 ڈسٹرکٹس ہیں جو بہت ہی زیادہ لیڈنگ ہے. اچھا. کشمیر میں 3 ڈسٹرکٹ ہیں اور جموں ڈویژن میں 3 ڈسٹرکٹ ہیں. کشمیر ڈویژن میں کپواڑہ، بارہمولہ اور اننت ناگ، یہ 3 ڈسٹرکٹس ہمارے لیڈنگ ہے. اس کے علاوہ جو جموں ہے وہاں پر ادھمپور، کٹھوا اور راجوری، یہ 3 لیڈنگ ڈسٹرکٹس ہے. باقی ریئرنگ تو ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے، اور جو مارکیٹ ہے وہ بھی لگ بھگ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم آرگنائز کرتے ہیں، کیونکہ اس میں 2 طرح کی جو کمپوننٹس ہیں. جی. ایک ہو گیا سیڈ پروڈکشن، دوسرا ہو گیا مارکیٹ آرگنائز کرنا. جی. سیڈ پروڈکشن گورنمنٹ کی مونوپلی ہے، وہ صرف سرکاری محکمہ ہی بنا سکتا ہے. جی. یعنی سیریکلچر ڈپارٹمنٹ کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ سیڈ اس کا جو بنائے گا جسے کیڑے نکل آتے ہیں وہ سیڈ بنائے گا پھر کسان کو فراہم کرے گا. کسان از خود یہ سیڈ نہیں بنا سکتا، نہ یہ کہیں مارکیٹ میں اس کو اویلیبل ہے، نہ مل سکتا. اس کے لیے ٹیکنالوجی الگ ہوگی، اس کے لیے ٹیکنیکس ہے، انڈر کنٹرولڈ کنڈیشنز یہ جو سیڈ بنانا ہے. اس کے علاوہ جو مارکیٹ ہے، مارکیٹ بھی گورنمنٹ کی نگرانی میں ہوتا ہے تاکہ یہ کسان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ ڈسٹریس سیل کے تحت اپنے کوکون کو بیچے. اس لیے اس میں بھی گورنمنٹ کا جو محکمہ ہے سیریکلچر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، ان کا پورا کنٹرول رہتا ہے، ان کی نگرانی میں یہ آرگنائز کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی کسان کو، کرمکش کو اس کے لیے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کم قیمت پر اپنے کوکون کو بیچے. اور اس سال جو ہمارا ریٹ رہا وہ بہت ہی عمدہ رہا. اگر ہم مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے، جو ہمارا اے گریڈ کوکون ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 1100 روپے سے 1350 روپے پر فی کلو گرام رہا. اچھا. اور باقی پھر کیونکہ اس پہ گریڈنگ کے حساب سے قیمت طے کی جاتی ہے مارکیٹ میں. جو ہمارے ڈی گریڈ کوکون ہے، ڈی گریڈ کوکون کی قیمت 600 روپیہ فی کلو گرام طے ہو گئی. اس کے بعد پھر بی گریڈ، سی گریڈ اور اے گریڈ جو ہمارا رہا اس کی قیمت جو ہے وہ لگ بھگ 1350 روپیہ تک رہی. منظور صاحب، جو ہمارے یہاں سلک پیدا ہوتا ہے ہمارے کوکون سے، ہمارے سلک کی کوالٹی کیا ہے؟ Where do we stand in the international market؟ کیونکہ آپ کہہ رہے تھے چین کے ذکر آپ نے کیا، چین ہمارا کمپیٹیٹر ہے اس معاملے میں، تو where do we stand so far as quality is concerned؟ جی ہاں، اگر ہم کوالٹی کی بات کریں گے تو بائی وولٹین سلک ملٹی وولٹین سلک سے بیٹر ہے. پورے ملک میں ملٹی وولٹین سلک ہوتا ہے، جموں کشمیر اور جو کچھ ناردرن سٹیٹس ہیں جیسے اتراکھنڈ ہے وہاں پر بائی وولٹین سلک. دوسرے ملکوں میں بھی ہوگا نا یہ؟ دوسرے ملک جیسے چائنا ہے، ازبکستان ہے، وہاں پر بھی بائی وولٹین سلک ہوتا ہے. اچھا. تو ہماری جو سلک کی کوالٹی ہے وہ بالکل انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہے. اس میں ہم انٹرنیشنل کوالٹی کی جب بات کریں گے تو چائنا کے ساتھ ہمارا برابر کا کمپٹیشن ہے. تو ہماری سلک کی کوالٹی اس چائنا کی سلک سے بالکل کم نہیں ہے، اس کے برابر ہے. اچھا. اس لیے جو ریٹ رہتا ہے،
रेट जब हम देखते हैं तो यहाँ की सिल्क का रेट बहुत ही उम्दा रहता है इंटरनेशनल मार्केट में। इस सिल्क की रेट बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही एनकरेजिंग। अच्छा, जितना सिल्क हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं ये सारा मार्केट में कंज्यूम होता है या अगले साल पर भी कुछ रहता है? अस्सलाम वालेकुम। कशीर छ रहमत ज शहर तो बेचु गांव। यथ कनित कोविड-19 सत आय वुनिक तान जंग जेनान, इथे कने यह जंग थाउन जारी तो तमे सत रोज सोन शहर तो सेफ तो सोन गांव तो सेफ। अस सारे खुद गोड प्रायोरिटी वैक्सीनेशन। वैक्सीन गोड कर अत मुतलिक ज्यादा रूमर्स तिमन कुन कान थाउन कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अस गए अति बदल युथ वैक्सीनेशन करो। वैक्सीनेशन इत मे पानस कर इथे कन कर तुह अत विजि छलन, मास्क जरूरी लागन तो बे सोशल डिस्टेंसिंग हुंद खसूसन ख्याल थावन तो यम चीज ज्यादा जरूरी। हेको अति कोविड-19 सत जंग जीनित। जी नहीं, जो हिंदुस्तान है ये सबसे ज्यादा सिल्क कंज्यूमिंग कंट्री है। अच्छा, क्योंकि हिंदुस्तान में 35,000 मीट्रिक टन की सिल्क प्रोडक्शन होती है, लेकिन कंजम्पशन इससे ज्यादा है। अच्छा, 35,000 मीट्रिक टन से ज्यादा इधर कंजम्पशन। इसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट ही, हम डोमेस्टिक मार्केट में ही हमारी सारी सिल्क कंज्यूम हो जाएगी। जी जी। इसके अलावा वो जो खपत इसकी है वो पूरी करने के लिए फिर चाइना से सिल्क को या उज्बेकिस्तान से या जो बाकी कंट्रीज हैं वहां से वो भी हम सिल्क को खरीदते हैं। इंपोर्ट किया जाता है। तो ये जो जम्मू कश्मीर की सिल्क है, चाहे ये जो कोकून है बाहर की रियासतों में जाएगा या फिर जो इसका वैल्यू एडिशन करके यहां से फिर जाता है, चाहे साड़ी बनाएंगे, इसका कपड़ा बनाएंगे, सूट्स बनाएंगे, दुपट्टे बनाएंगे, स्टॉल्स बनाएंगे, वो सारा फिर जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट यहां पर मुल्क में है उसमें वो सारा सिल्क कंज्यूम होता है। अगले साल के लिए कोई भी आपको नहीं मिलेगा किसी की जिसका कोकून रह गया हो। कोकून जो इस साल का प्रोड्यूस हो गया वो इसी साल कंज्यूम भी हो जाता है, बिक जाता है और रीलिंग भी हो जाती है। क्योंकि अगले साल अगर हम इसको स्टोर करके रीलिंग अगले साल करेंगे, इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। इसलिए जो भी रीलर है वो इमीडिएटली यहां से खरीदने के बाद इसकी रीलिंग शुरू कर देता है। मंजूर साहब, कोकून प्रोडक्शन या उसके बाद कोकून से ही बाद में सिल्क मिलता है हमें, इसके लिए मलबरी लीव्स का होना बहुत जरूरी है जैसा मैंने सुना है। तो हमारे यहाँ मलबरी ट्रीज इतनी है कि वो लीव्स, क्योंकि ये किसी केमिकल से तो पैदा नहीं होता, इसके लिए मलबरी लीव्स का होना जरूरी है। कैसे पूरा करते हैं आप ये इस डिमांड को? जी हाँ, जो ये सिल्क वर्म है ये अपनी लाइफ में जो इसका फीडिंग फेज होता है वो इंक्यूबेशन से स्टार्ट होता है अप टू सेरेपॉजिटिंग। तो इसका जो खुराक है वो सिर्फ ये मलबरी लीव्स हैं। ये मलबरी सिल्क की मैं बात करता हूँ। इसके अलावा और भी सिल्क्स हैं। अच्छा, होता है कुछ वो और पेड़ों पर वो कीड़े जो है पलते हैं। अच्छा। जैसे एरी है, मोगा है, टसर है, लेकिन वो यहां पर जम्मू कश्मीर में नहीं होता है, वो हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में होता है। अच्छा। जैसे यूपी है, बंगाल है और जो नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स हैं वहां पर ये जो नॉन मलबरी सिल्क है उसकी रियरिंग होती है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ मलबरी सिल्क की रियरिंग, मलबरी सिल्क वर्म्स और यही टॉप सिल्क होता है। ये मैंने पहले ही अर्ज किया कि ये जो बेस्ट क्वालिटी का सिल्क है। अब जो आपने बताया कि इसकी फीडिंग के लिए क्या हमारे पास सफिशिएंट फोलिएज है, तो यहां पर बहुत पहले से एक जो कानून है वो नाफिजुल अमल है जिसको हम कहते हैं मलबरी प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके मुताबिक अगर कोई भी शहतूत का पेड़ है वो काटने की किसी को इजाजत नहीं है जब तक न महकमा उसको ये काटने की इजाजत देगा। तो उसका मकसद ही यही है कि हम इन पेड़ों की हिफाजत करेंगे। और अगर हम इसकी सेंसस की बात करेंगे कि हमारे पास 65 लाख से ज्यादा शहतूत के पेड़ हैं। अच्छा, जो हमारी डिपार्टमेंट ने सेंसस की है उसके मुताबिक 65 लाख से ज्यादा पेड़ हमारी जम्मू कश्मीर में इस मलबरी के मौजूद हैं। वो मुख्तलिफ जगहों पर हैं। एक तो जो सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के फार्म्स हैं, नर्सरीज हैं, ब्लॉक्स हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो
सड़क के दोनों किनारे हैं वहां पर मलबरी के पेड़ हैं। इसके अलावा जो नहरें हैं वहां पर दोनों किनारों पर मलबरी के पेड़ हैं। और कुछ लोगों ने अपने जाती जो जमीन उनकी है उसमें मलबरी के बगीचे बनाए हैं। जम्मू डिवीजन में मैंने ऐसे बहुत से एरियाज देखे जहां पर लोगों ने अपने मलबरी के बगीचे बनाए हैं। वो इसी जो मलबरी लीव्स है उनसे फिर सिल्कवर्म रियरिंग करके फिर उनका जो है आमदनी में फिर इजाफा होता है। मतलब ये दूसरे लोगों ने बनाए हैं या जो किरमकश हैं उन्होंने लगाए हैं ये पेड़? यूजुअली जो किरमकश है उसी को तो इसकी जरूरत पड़ेगी। जो बाकी लोग हैं कुछ जैसे सड़क के किनारे आपने पेड़ लगाए हैं, उसमें वो महकमे ने लगाए हुए हैं। वो पेड़ जो चाहे सड़क के किनारे हैं या कम्युनिटी प्लांटेशन, उनके पत्ते फ्री है हर एक के लिए। इवन जो सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की नर्सरीज या फार्म्स में भी पेड़ है वो भी हम किरमकश को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसमें किरमकश को कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है। तो हमारा मकसद ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए, उनकी प्रोडक्शन बढ़े और उनकी आमदनी में इजाफा हो जाए। जो हमारी पुरानी सिल्क फैक्ट्री यहाँ हुआ करती थी जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने 1870 के 1890 के आसपास कायम किया था, क्या वो फंक्शनल है आज की डेट में या उसमें तो आग लगी थी हादसा बहुत साल पहले? क्या वो वर्किंग है कंडीशन में? जो वो सिल्क फैक्ट्री के फिलिएचर्स उनको कहते हैं वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जी, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो इस वक्त वो नॉन फंक्शनल है। उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इस वक्त हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर में और जो जेकेआई है, जेकेआई के पास भी नई रीलिंग मशीनरीज है जहां पर वो इन कोकून से फिर जो रेशम निकालते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास यहां पर खनमू इंडस्ट्रियल एरिया में एक एंटरप्रेन्योर है जिसके पास एक ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन है। तो वो ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन नॉर्थ इंडिया में वाहिद ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन है। पूरे नॉर्थ इंडिया में जो ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, यहां पर श्रीनगर में। तो उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वो जो पुराने फिलेचर्स थे उनकी इतनी इंपॉर्टेंस अभी नहीं है, एक्सेप्टिंग कि वो पुरानी हेरिटेज है, उनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो प्रोडक्शन फेज में वो इस वक्त नहीं है। वो जेकेआई की राजबाग में सिल्क फैक्ट्री है। राजबाग में जो सिल्क फैक्ट्री है वो जेकेआई की है और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। जिसमें रीलिंग के साथ वीविंग भी होती है। वो एक इंटीग्रेटेड यूनिट है। वो गवर्नमेंट सेक्टर में है ना? वो गवर्नमेंट सेक्टर में है जी। अच्छा, ये जो सिल्क है इस एक्चुअली है प्रोटीन फाइबर। ये जो आपने कहा कि बाइवोल्टाइन या मोनोवोल्टाइन या टसर आपने कहा या मोगा आपने कहा, वो भी यही है प्रोटीन फाइबर? जब मैं पहले ही अर्ज कर रहा था, जो ये रेशम का कीड़ा जो है ये 25 दिन में अपना जो फीडिंग फेज खत्म करता है। अंडे से जब ये निकलता है ये कीड़ा तो ये खाना शुरू करता है इसी तूत के पत्ते को। पहले इसको छोटा छोटा करके वो देना पड़ता है और जब ये बड़ा हो जाता है फिर ये वो जो शाखें हैं, पत्ते इसको अलग करके नहीं देने होते हैं, वो शाखें ही इसको देते हैं, वहां पर इसके ऊपर बिछाते हैं तो वो फिर वो पत्ते खुद खाता है। एक फेज ऐसा आता है जब ये खाना बंद करता है, उसको सेरीपोजिटिंग कहते हैं। फिर इसके मुंह में 2 ग्लैंड्स होते हैं, उन 2 ग्लैंड से प्रोटीन निकलता है। 2 प्रोटीन्स निकलते हैं, एक को हम कहते हैं फाइब्रोइन, दूसरे का नाम है सेरिसिन। ये 2 प्रोटीन्स निकलते हैं इसके मुंह से, फिर ये मिल जाते हैं। एक अंदर से रहता है और दूसरे का जो कवर बाहर से। सेरिसिन का वो एक असल में एक एडहेसिव है, गम प्रोटीन है, वो इसको जोड़ के रखता है, बांध के रखता है। फिर ये अपना मुंह हिलाता है और अपने बाहर पूरा एक जो शल बनाता है जिसके अंदर ये खुद रह जाता है। जी। तो फिर जब इसकी रीलिंग करनी है उस वक्त पहले इसको कुक किया जाता है, पकाया जाता है इस कोकून को, जिससे जो सेरिसिन है वो निकल जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है बॉइलिंग से। दैट एक्चुअली मेक्स फाइबर? नहीं, वो नहीं फाइबर बनाता है, बल्कि जो सेरिसिन है उसका काम है इस फाइबर को जोड़ना। क्योंकि अगर ये सेरिसिन नहीं होगा वो धागा फिर अलग अलग रहेगा जी। इसलिए सेरिसिन का काम है उस धागे को जोड़ के रखना। हमें लगता है जैसे शीट जैसा है इसके बाहर।
پھر جب ہم اس کو پکاتے ہیں وہ جو سیریسن ہے وہ گل جاتا ہے پانی میں, وہ باہر نکل جاتا ہے, اور جو فائبروئن ہے وہ فائبروئن فری ہو جاتا ہے اور وہ ریلنگ مشین میں پھر نکلتا ہے جس کو ہم سلک یارن کہتے ہیں. اور ایک کوکون میں 1000 میٹر جو ہے یارن ہوتا ہے. اچھا, ایک کیڑا 1000 میٹر جو یہ فائبروئن بناتا ہے. جی جی جی. اچھا, یہ جو آپ کی سیڈ اسٹیشنز ہیں جی کہاں کہاں ہیں یہ, اور کتنا سیڈ بناتے ہیں آپ؟ بھیا جی ساری تیاری کر لی اپنے گوپال کی شادی کی, لچھو سب سنبھال رہا ہے. بھیا جی جوتے آ گئے ہیں, شیروانی فٹ کرا لیا ہے. وہاں بات کی بھیا جی ایسی باتوں میں مردوں کا کیا کام؟ واہ, جب بہو آئے گی تو اسے پوچھے گی بڑبک کہ پریوار نیوجن کا کون سا طریقہ اپنانا ہے تو کیا کہے گا, لچھو سنبھال رہا ہے. صرف شادی نہیں, شادی کے بعد کی سمجھداری کی تیاری کرو. صحت اور سوچ دونوں سے تیار ہو کر پریوار بڑھا رہا ہے. فون کریں اور پریوار نیوجن سے جڑی سب جانکاری پائیں. جوڑی ذمہ دار جو پلان کرے پریوار. جی ہاں, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں 2 طرح کے سیڈ ہوتے ہیں. ایک ہو گیا پیرنٹ سیڈ, دوسرا ہے جو ہم کمرشل سیڈ بناتے ہیں. جی. پیرنٹ سیڈ ہو گیا جو ہم ریس مینٹین کرتے ہیں, یعنی یہاں پر پہلے بہت پرانی ریسز ہوا کرتی تھی, لیکن پھر وقت کے ساتھ ان کی امپورٹنس ختم ہو گئی. کچھ کو بیماری لگ گئی, کچھ کی پروڈکشن تھوڑی کم تھی. تو جو سینٹرل سلک بورڈ ہے اس میں ایک آرگنائزیشن ہے نیشنل سلک ورم سیڈ آرگنائزیشن, تو ان کی کولیبوریشن سے پھر یہ سیڈ بنایا جاتا ہے. تو ان کا ایک ریس ہے جس کو ہم ڈبل ہائیبرڈ کہتے ہیں. اس میں 2 فاؤنڈیشن کراسز ہیں, فاؤنڈیشن کراس 1, فاؤنڈیشن کراس 2. ہر ایک فاؤنڈیشن کراس میں 2 پیرنٹس ہیں. ایک ہے CSR2, CSR26, دوسرے میں 27 اور 6 ہے. تو یہ فاؤنڈیشن کراسز کو جب ہمارے پاس FC1 ہے وہ ایک پیرنٹ ہے, پھر FC2 ہے وہ دوسرا پیرنٹ ہے. تو ان کی ریسز کو ہمارے سیڈ سٹیشنز پر مینٹین کیا جاتا ہے. پھر جو ہماری گرینیجز ہیں, گرینیجز پر ان کی بریڈنگ کی جاتی ہے. پیرنٹ سیڈ جو ہے وہ سیڈ سٹیشن پر مینٹین کیا جاتا ہے, اس کی ریس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے, اس کی جو کیریکٹرز ہیں ان کو ایسس کیا جاتا ہے. پھر وہاں سے جو کوکونز لا کے, جو پیرنٹ کوکونز ہیں, جو سیڈ کوکونز ہیں, وہ ہم یہاں گرینیج میں ان کی بریڈنگ کی جاتی ہے. اچھا منظور صاحب, ہمارے پاس وقت کی تھوڑی کمی ہے, میں آپ سے ایک جاننا چاہتا تھا, کیا ہم یہاں 2 کراپس لیتے ہیں, سپرنگ اینڈ آٹم کراپ؟ جی, یہاں پر ہمارے پاس 2 کراپس ہیں, ایک سپرنگ کراپ ہے اور ایک آٹم کراپ ہے. یہ چل رہا ہے, یہ ایکسپیریمنٹل سٹیج میں ہے؟ نہیں, یہ چل رہا ہے اس وقت. ہمارے پاس 2 کراپس چل رہے ہیں. اور سینٹرل سلک بورڈ کی ایک سکیم ہے, اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے کولیبوریٹ کیا. ہم چاہتے ہیں کہ تیسرا کراپ بھی یہاں پر بنے جو ان 2 کراپس کے بیچ میں ہو, چونکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں جو یہ فلش جو آنا ہے اس کا ملبری لیف جو ہمیں چاہیے وہ لگ بھگ سپٹمبر اکتوبر کے بعد بند ہو جاتا ہے. جی, ابھی تک تو ہے, اکتوبر ابھی ہے, لیکن اگر ہم مڈ اس میں جو سمر ہے اس میں پروننگ کریں گے, پھر جو ہمیں آٹم میں لیف چاہیے وہ کم ہو جاتا ہے. اور اگر ہم زیادہ ڈیپ پروننگ آٹم میں کریں گے تو پھر ہمیں سپرنگ میں لیف کم آ جائے گا. اس لیے لیف مینجمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ 2 کراپس کو ہم مینیج کریں گے. لیکن اس وقت ہم ایک ایکسپیریمنٹل فیز میں ہیں, ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں جس میں ہم ایک تیسرا جو کراپ ہے وہ ریئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی وہ ایکسپیریمنٹل فیز میں ہے, تو امید ہے انشاءاللہ اگلے 2 سال تک وہ جو ہماری ٹیکنیک ہے وہ سٹیبلائز ہو جائے گی اور یہ کراپ ہمارا تیسرا بھی آ جائے گا, جس سے کسان جو ہے کرم کش ہے وہ ایک اور کراپ بنا کے اپنی آمدنی میں اضافہ کرتے ہیں. چلیے منظور صاحب, بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے ایفرٹس میں کامیاب ہوں اور اس سلک کے ساتھ جو ہمارے کسان جڑے ہوئے ہیں, جو کن کو آپ کرم کش کہتے ہیں, ان کی بھی اس میں خاطر خواہ آمدنی میں اضافہ ہوتا رہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.